बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटम। इससे पिछले लेक्चर में हमने अर्ली हिस्ट्री ऑफ एटम पढ़ी थी, जिसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात थे, वो हमने पढ़े थे। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, जो आजकल हम कंसेप्ट पढ़ते हैं एटम के बारे में, आजकल जो हमारा एटम के बारे में नज़रिया है वो क्या है। तो मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जबकि जो अर्लियर हिस्ट्री थी, जिसमें हमने डेमोक्रेटिस को पढ़ा था, डेमोक्रेटिस के मुताबिक एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। अगर आपने वो पिछला लेक्चर देखना है तो वो पिछले वीडियो में जाके देखें। उसमें अब देखेंगे कि मैंने बताया था कि एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स है। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है, एटम को तकसीम किया जा सकता है। हमने मैटर की दो थ्योरीज डिस्कस की पीछे, एक कॉन्टिन्यूस थ्योरी थी और एक डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी थी। तो पीछे हमने डिसकॉन्टिन्यूस थ्योरी के मुताबिक देखें तो एटम को सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम आखिरी पार्टिकल है। अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते जाएं, आखिरी जो छोटे से छोटा ज़र्रा बनता है उसको हम एटम कहते हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस थ्योरी के मुताबिक एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है। तो यही मॉडर्न कंसेप्ट है कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये सबसे पहले डिस्कवर होने वाला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ और एंड पे न्यूट्रॉन। तो इन तीनों पार्टिकल्स को एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बुनियादी पार्टिकल्स कहते हैं। तो इससे, इस डेफिनेशन से, इस कंसेप्ट से क्या पता चलता है कि एटम सबसे छोटा ज़र्रा नहीं है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एटम इज़ द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। छोटा पार्टिकल ज़रूर है लेकिन छोटा तरीन नहीं है, स्मॉलेस्ट नहीं है। तो क्योंकि एटम को फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, ये भी फर्दर सब डिवाइड होते हैं। और ये जब फर्दर सब डिवाइड होते हैं तो उससे मज़ीद पार्टिकल्स बनते हैं, जिसको हाइप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, और इसके अलावा इन सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क, और आजकल तो रिसर्च कहती है क्वार्क से छोटे पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो इस तरह के ये जो पार्टिकल्स हैं, हाइप्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के पार्टिकल जो एटम के अंदर मौजूद हैं, मोर देन 100 पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट हैं। इट मीन्स कि एटम को हम मज़ीद छोटा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ब्रिजलिस वर्क, कि ब्रिजलिस ने क्या काम किया था, जो एटम के बारे में रिसर्च थी उसमें इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इसने सबसे पहला काम जो किया था वो था एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। इसने कुछ एलिमेंट्स जो उस वक्त डिस्कवर हुए थे उनके एटॉमिक मैसेज डिटरमिन किए, वो बयान किए और वो कैलकुलेट किए। तो ब्रिजलिस ने उस वक्त जो एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट किए थे, जो मॉडर्न टेक्निक्स की मदद से उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस कैलकुलेट किए गए हैं, वो तकरीबन उनके बराबर हैं। इट मीन्स कि जो ब्रिजलिस ने वर्क किया था, ब्रिजलिस ने मैसेज कैलकुलेट किए थे, वो मॉडर्न मैसेज के तकरीबन इक्वल थे। और दूसरा काम इसने क्या किया था, इसने एक सिस्टम डेवलप किया था, एक सिस्टम बनाया था कि जिस सिस्टम के तहत हम एलिमेंट्स को सिंबल देते हैं। लाइक हम हाइड्रोजन को सिंबल देते हैं तो हम लिखते हैं H, सोडियम को सिंबल देते हैं तो N, जिसमें आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो सिंबल्स देने के क्या तरीके हैं, कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल जो है वो एक अल्फ़ाबेट पर मुश्तमिल है तो उस अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिखें, अगर दो पर है तो पहला कैपिटल आएगा, दूसरा छोटा आएगा। तो ये मैट्रिक क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो दो काम जो ब्रिजलिस ने किए थे, एक एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट डिटरमिन किए थे और सेकंड उसने एक सिस्टम बनाया था जिसके तहत हम एलिमेंट्स को उनकी सिंबल्स देते हैं। तो ये दो काम थे ब्रिजलिस ने। तो ब्रिजलिस के इसके अलावा बाद में बहुत सारे और भी काम हैं इसकी डेवलपमेंट में, पीरियोडिक टेबल के अंदर भी। तो बेसिक जो एटम के बारे में इसने कंट्रीब्यूट किया था एटम की रिसर्च में, वो दो थे, एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट और सिस्टम ऑफ असाइनिंग सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम जो स्टार्ट में
डेमोक्राइटस था या ग्रीक्स थे, जो कि फ़िलासफ़र थे, और वो जितने भी थ्योरीज देते थे उसका प्रैक्टिकली कोई एविडेंस मौजूद नहीं होता था। उसके बाद 17वीं सेंचुरी के बाद ये चीज़ रिकॉग्नाइज करवाई गई कि कोई भी जो थ्योरी देगा वो उसका प्रैक्टिकल एविडेंस देगा, जब तक एविडेंस नहीं होगा उसको नहीं माना जाएगा। तो उसके लिए फिर एविडेंस ऑफ एटम जो 19वीं सेंचुरी में आए वो क्या थे? फॉर एविडेंस ऑफ एटम, किसी भी एटम के एविडेंस के लिए, सबूत के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ कि हम उसको देख सकें, टू सी, कि हम एटम को देखने के काबिल हों, देख सकें। दूसरा साइज़, कि उस एटम का हम साइज़ मेजर कर सकें, उसका साइज़ कितना है। और तीसरा उसका मैस कितना है। तो ये है एविडेंस ऑफ एटम में, यानी ये एविडेंस जब आपने देना है किसी एटम का तो ये 3 एविडेंस में ये 3 चीज़ें देना ज़रूरी हैं। पहली चीज़ कि उस एटम को आप देख सकें, दूसरा उसका साइज़ कितना है, और तीसरा उसका मैस कितना है। तो जो एक्सरे एनालिसिस था, एक्सरे एनालिसिस की मदद से जो एटम का साइज़ मेजर किया गया वो था 0.2 नैनोमीटर। तो 0.2 नैनोमीटर एटम का क्या हो गया? साइज़। उससे पहले अगर हम देखें कि एटम को देखना कैसे है, देखने के लिए किसी भी चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़ को देखने के लिए, जिस चीज़ को हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। तो एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, आम माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट इस्तेमाल होती है, रोशनी इस्तेमाल होती है। वो जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है वो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमें दिखा सकती है वो कौन सा है? 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर तक की चीज़ों को वो देख सकते हैं, जो कि 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। तो चूँकि इसकी लिमिट है, जो एटम को देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं मेजर कर सकेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसका जो रेंज है, वेवलेंथ रेंज है, वो बहुत कम है। तो वेवलेंथ रेंज हमें कितनी चाहिए? वो जिसमें एटम नज़र आ सके वो है 0.2 नैनोमीटर। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी रेंज में आता है एटम। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में फ़र्क ये है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ बहुत छोटा होने की वजह से एटम उसकी रेंज में आ जाए। इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को देख सकते हैं। तो जो 3 चीज़ें एविडेंस में हमें चाहिए कि एटम को हम देख सकें, एटम का साइज मेजर कर सकें और एटम का मैस मेजर कर सकें, वो चीज़ें कैसे होंगी कि हम एटम को फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख कैसे सकेंगे। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा कि हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वेवलेंथ रेंज बड़ा होने की वजह से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कम से कम जो है 500 नैनोमीटर तक देख सकता है, जबकि एटम का साइज़ 0.2 नैनोमीटर है। तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे जिसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को देख सकते हैं। उसके बाद जो साइज़ ऑफ एटम है जिसको हमने एक्सरे एनालिसिस से मेजर किया वो है 0.2 नैनोमीटर। तो साइज़ ऑफ एटम आ गया। तीसरा एविडेंस क्या चाहिए कि मैथ कितना है। तो मैथ जो मुख्तलिफ क्रिस्टलोग्राफी और दूसरी टेक्निक्स की मदद से जो मैथ निकाला गया एटम का वो था 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 किलोग्राम। अब किलोग्राम चूँकि बड़ा यूनिट है, किलोग्राम में मेजर करना इतने छोटे मैथ्स को, बहुत छोटी क्वांटिटी को मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए फिर छोटा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं AMU। तो 1 AMU जो है ये बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम्स के इक्वल होता है। तो अगर हम इस डायग्राम की तरफ आए तो इस डायग्राम के अंदर ग्रेफाइट लिया गया जो कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो ग्रेफाइट का एक छोटा सा डॉट लिया गया, एक नुक्ता लगाया गया और उसके ऊपर लगाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की गई, इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फेंके गए। तो उससे जो हमें इमेज हासिल हुआ वो इस तरह की लाइंस हासिल हुई। इन लाइंस के अंदर छोटे छोटे एटम्स मौजूद हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखें तो टेक्स्ट बुक के अंदर छोटे छोटे एटम्स क्लियरली देख सकेंगे। तो उन एटम्स को हम देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
ये थे एविडेंस ऑफ एटम्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल आयंस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने पीछे एटम को कम्प्लीटली पढ़ना है या एटम की अर्लियर हिस्ट्री पढ़नी है, वो मेरे पिछले लेक्चर्स को, पिछली वीडियोस को वॉच करेंगे। तो आज हमारा एटम का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल से पढ़ेंगे। थैंक यू।